कुछ मैटर पढ़ रहे थे हम राजनीति विज्ञान का, जिसमें हम कार्यपालिका के संदर्भ में बात कर रहे थे। कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, अपना प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद उपराष्ट्रपति। हमने राष्ट्रपति के बारे में कुछ पढ़ लिया था। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में और प्रधानमंत्री जी के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण ये है साथियों कि जो 11th की किताब में दे रखा है या एनसीईआरटी में दे रखा, वो पूर्ण रूप से इतना गहराई में नहीं दे रखा है कि जितना वास्तविक में थोड़ा होता है। तो हम ये प्रयास करेंगे थोड़ा कुछ हिस्सा किताब का तो पूरा करेंगे ही करेंगे। उसके साथ ही अतिरिक्त बातें क्या-क्या है, उन बातों के संदर्भ में भी ध्यान देंगे और बाकी काफ़ी दिन से कुछ समस्याएँ आ रही थी जिसके कारण वीडियो भी अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, जिसके लिए भी मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। तो बिना देरी किए चलते हैं आगे और अपना काम शुरू करते हैं। तो आज साथियों अपन सबसे पहले बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, कि भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का दूसरा सबसे बड़ा पद है। हिंदुस्तान में वाइस प्रेसिडेंट सबसे पहले है कि यह कि उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया, तो उपराष्ट्रपति का पद लिया हमने अमेरिका से। जिस प्रकार भारत का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति शक्तियों में अंतर है, उसी प्रकार अमेरिका का राष्ट्रपति का पद और हिंदुस्तान की राष्ट्रपति का पद है तो लगभग एक ही, लेकिन फिर भी शक्तियों में थोड़ा सा अंतर है। शक्तियों में यही अंतर है कि हिंदुस्तान का, जैसे कि हम ऐसे इसलिए कह सकते हैं कि हमने अपना उपराष्ट्रपति का पद लिया है वो अमेरिका के संविधान से लिया है। कैसे लिया? क्योंकि हमारा जो उपराष्ट्रपति है या हिंदुस्तान या भारत का उपराष्ट्रपति है, वो भी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अमेरिका का उपराष्ट्रपति होता है जो भी या होती है जो भी, श्रीमती या श्रीमान जो भी है, तो वो भी क्या होते हैं कि वहाँ के जो उच्च सदन है, उच्च सदन अमेरिका के उच्च सदन का नाम सीनेट है और वो भी सीनेट का पदेन सभापति होता है। हमारे देश में उपराष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि जिस समय अगर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का कोई देहांत हो गया हो या राष्ट्रपति कोई लंबी यात्रा पर चले गए हो या राष्ट्रपति अपना कार्य करने में असमर्थता महसूस कर रहे हो या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, तब तक जब तक कि अगला राष्ट्रपति नहीं आता तब तक वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्यवाहक काम करेगा। लेकिन अमेरिका में ये सिस्टम है कि अगर कोई राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए, हमारे जैसे हमने पढ़ा था हिंदुस्तान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, वहीं अमेरिका में 4 वर्ष है। अगर मान लो अमेरिका का कोई राष्ट्रपति 2 साल में निधन हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो शेष 2 साल रहेगा, वो शेष 2 पूरे साल कौन करेगा? वो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर पूरे करेगा। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। निश्चित समय अवधि में अगले राष्ट्रपति का चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद ज्यों ही चुनाव हो जाते हैं तो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति है वो पुनः अपना उपराष्ट्रपति के तौर पर अर्थात राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज या सबसे पहली चीज तो यही है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है उपराष्ट्रपति है, देश का दूसरा सबसे बड़ा पद या देश का दूसरा नागरिक है, देश का दूसरा नागरिक। इसके साथ ही साथियों यह पद अमेरिका से लिया गया, अमेरिकी या अमेरिका से लिया गया। ठीक है। दूसरा हमने पहले भी पढ़ा था, हमारे देश में क्या है कि चाहे राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है, लेकिन 22वां संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। हमारे देश में नहीं, अमेरिका में। हमने पहले अपने एपिसोड में पढ़ा था कि अमेरिका में आज तक टोटल 27 मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं, मतलब 27 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जिसमें से 22वां संविधान संशोधन 1951 में, और उसमें ये तय किया गया कि अमेरिका का अगर कोई भी राष्ट्रपति है वो ज्यादा से ज्यादा 2 बार बन सकता है। इससे पहले अगर आपको याद हो या कुछ-कुछ क्षेत्रों में आपने पढ़ा हो, तो इससे पहले की घटना है जिस समय पूरा देश आर्थिक मतलब मंदी से गुजर रहा था, उस समय के अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे तत्कालीन, जिन्होंने न्यू डील की नीति लेके आए, वे अमेरिका के लगभग 4 बार राष्ट्रपति बने और चौथी बार पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ। तो उसके बाद धीरे-धीरे संशोधन होने की जो प्रक्रिया चली थी, ट्रेंड चला था, तो फिर संशोधन की बात कही गई। हालाँकि हिंदुस्तान में ऐसी बात लाई गई थी एक बार कि 2 बार से ज़्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा कोई बात केवल विचार के तौर पर लाई थी, क्योंकि हमने बात किया था पहले ही
कि राजेंद्र बाबू अपने पहले राष्ट्रपति और जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसी समय नेहरू जी ने कुछ विचार कहे थे कि अगर हिंदुस्तान में भी ये लाएँ तो ठीक रहेगा, ताकि लगातार एक ही व्यक्ति आगे इसी पद पर नहीं बना रहे। तो उस समय राजेंद्र प्रसाद ने अमूमन अपनी बात कही होगी कि आगे से मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा या जो भी है। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि अपने जो तीसरे राष्ट्रपति, मतलब क्रम के अनुसार तो दूसरे ही है और चुनाव के अनुसार तीसरे चुनाव में दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं, जिनका नाम होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। हाल ही में हमने शिक्षक दिवस भी उनके नाम पर मनाया है। तो ये है अपना, ये पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अब हम थोड़ा-सा ज़िक्र करें फटाफट, तो थोड़े राष्ट्रपति के संदर्भ में देखें। हालाँकि किताब में इतना महत्वपूर्ण नहीं दे रखा है या इतना विशेष नहीं दे रखा है। आर्टिकल 63, आर्टिकल 64, आर्टिकल 65, आर्टिकल 66 और इसी के साथ ही आर्टिकल 69 और आर्टिकल 71, इनके बारे में हम बात करेंगे। आर्टिकल 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 कहता है भारत का क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 लिख कहता है कि भारत का क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति। अब साथियों, पदेन सभापति में आप सब समझ चुके होंगे। पदेन का मतलब होता है वो उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहा है, उसके बाद वो राज्यसभा का क्या हो रहा है? पदेन सभापति। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि देश का वो सदन, जैसे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे सदनों के बारे में, या ये राज्यसभा या लोकसभा या संसद के बारे में बड़ा डीपली अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो अगर प्रश्न पूछ ले एक देश का वो सदन जिसका सदस्य नहीं होने के बावजूद भी मतलब अध्यक्ष होता है या सभापति होता है, तो वो सदन राज्यसभा ही है जिसका अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का खुद का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं कह सकता, हम उन्हें राज्यसभा का सभापति कहेंगे। और आर्टिकल 64 के तहत ही राज्यसभा का सभापति, प्रधान सभापति कौन होता है? वो होता है अपना उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 65 अगर मान लो कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात करता है, और कार्यवाहक राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में? अगर निधन होने पर राष्ट्रपति का निधन, या विदेश यात्रा, लंबी कोई विदेश यात्रा है 10-15 दिन की विदेश यात्रा, या कार्य करने में अक्षम, कार्य करने में असमर्थ, असमर्थ हो, ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। अभी हम इनका उदाहरण भी लेंगे। आर्टिकल 66 में है चुनाव विधि। उपराष्ट्रपति का क्या है? चुनाव, मतलब कौन होंगे चुनाव में, निर्वाचन मंडल में कौन होंगे, कौन सी निर्वाचन विधि होगी। और आर्टिकल 69 में शपथ। एक और आर्टिकल याद रखना चाहो तो आर्टिकल 67 याद कर लेना, इसमें कार्यकाल है उपराष्ट्रपति का, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अब हम और आर्टिकल 71 में बात की गई है, वो की गई है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, 271 में दोनों की बात की गई है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अगर दोनों हैं, तो इनके अगर चुनाव संबंधी कोई ऐसा लगता है कि इनका चुनाव पूर्ण रूप से निष्पक्ष नहीं हुआ है या कोई धांधली हुई है, तो इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध मतलब कार्रवाई की जा सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो फाइनल निर्णय होगा। एक बार वापस ध्यान दीजिए, आर्टिकल 63 में भारत का उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति होगा, ये बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 64 राज्यसभा, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब यहीं से देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति को देश के उपराष्ट्रपति के जरिए उसे कुछ ना तो वेतन मिलते हैं ना ही भत्ते मिलते हैं, बल्कि उन्हें वेतन और भत्ते कहाँ से मिलते हैं? वेतन और भत्ते मिलते हैं राज्यसभा के सभापति के तौर पर। राज्यसभा के सभापति के तौर पर वेतन और भत्ते मिलते हैं। तो हमारे मन में आता है कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति को मतलब या उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? तो वर्तमान में 4 लाख उनका वेतन है। ये 2018 1 अप्रैल मतलब 2016 से लागू हुआ, 2018 में संशोधन हुआ था और उसके बाद इनको लागू होता है। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद भी कार है, कोई यात्रा है या कोई मोबाइल है, इंटरनेट सेवाएँ हैं, ये सारे के सारे या पेंशन वगैरह है 50%, जो उनकी तनख्वाह की 50% है। पहले तो 20,000 मिलते थे, लेकिन बाद में
संशोधन करके इन्हें बढ़ाया गया। इससे पहले 2018 से के जो अपना वेतन अधिनियम था, उससे पहले इनको मिलता था 1.8 लाख रुपए मिलते थे प्रति माह। तो खैर अपने को पिछला याद नहीं रखना है, अब याद रखना है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर वेतन मिलता है। तो कितना मिलता है वेतन? तो वो वेतन मिलता है 4 लाख रुपए। ठीक है। अब अगला है कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति तब बनेगा जब या तो राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई हो, या राष्ट्रपति अपने कार्य करने में असमर्थ हो, मतलब बीमार हो गए हो या विदेश यात्रा पर चले गए हो, ऐसी कंडीशन में। तो अब हमारे मन में आता है, क्या हिंदुस्तान में कभी ऐसा हुआ? जी हाँ, हिंदुस्तान में भी ऐसा होता है। एक बार नहीं, हिंदुस्तान में बहुत बार ऐसा हुआ। राष्ट्रपति का मरना भी हुआ है, राष्ट्रपति के निधन भी हुआ है, इसके साथ राष्ट्रपति विदेश यात्रा पे गए तब भी हुआ है, और राष्ट्रपति जिस समय बीमार हुए तब भी हुआ है। तीनों की तीनों शर्तें हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है। उदाहरण है तीनों के तीनों। सबसे पहले जून 1960 की घटना है। राजेंद्र प्रसाद सोवियत रूस की यात्रा पर गए हुए थे, 15 दिन से वापस लौटे। तत्कालीन उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। उदाहरण उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब? जून 1960 में। थोड़े से ये लिख देना तथ्य, ताकि उदाहरण के साथ अगर आप उत्तर पेश करोगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। या कभी कभार आपको पता है, अभी आरपीएससी और यूपीएससी ने भी अपना ट्रेंड बदल ही दिया है। वैसे भी वो बहुत बहुत बार पूछ रही है कि निम्न में से वो कौन सा राज्यपाल है जो मुख्यमंत्री रहा हो, या कौन सा राज्यपाल है जो मुख्यमंत्री नहीं रहा हो। या तो हो सकता है आगे निम्न में से वो कौन से राष्ट्रपति है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हो, ये भी हो सकता है। या वो कौन से उपराष्ट्रपति है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया। अब देखिए साथियों, तो पहला तो यही है। और दूसरा, 1961 में जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उस समय भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। किसने? अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। फिर 1969 में देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के पद पर रहते हुए क्या हो गया? देहांत हो गया। उस समय भी वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, और हालांकि फिर बाद में वीवी गिरी ने अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा भी दिया था। और उस समय देश में 1969 में पहली बार ऐसी कंडीशन आई थी कि देश में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या बनता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। हमारे देश के संविधान में पहले ये लिखा था, अगर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है या निधन हो जाता है, तो फिर अगला राष्ट्रपति जो भी उस समय का जो उपराष्ट्रपति होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। और अगर इससे भी उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो आगे बात वो संसद पर छोड़ दी गई। तो उस समय संसद ने अपनी शक्ति के अनुसार कहा कि अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस समय देश का कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, और वो क्या करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। तो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करने वाले अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करें तो एम हिदायतुल्ला है। और आगे एम हिदायतुल्ला ने चुनाव भी लड़ा था, निर्विरोध उपराष्ट्रपति जीते भी थे। खैर इनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब इसके साथ ही बीडी जत्ती 1977 में तत्कालीन दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति 1977 फखरुद्दीन अली अहमद, आपातकाल लगाया जिन्होंने, उनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। तो इसीलिए मुसलमानों के संदर्भ में भारत में ये ट्रेंड ही चल गया था कि अगर जो मुस्लिम कोई भी राष्ट्रपति बनेगा हिंदुस्तान में तो वो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, 2002 में अपने जो अब्दुल कलाम साहब हैं वो राष्ट्रपति बनने जा रहे थे देश के 11वें, तो उस समय भी ये ट्रेंड चला था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस तथ्य पर उन्होंने पानी फेर दिया। तो कहने का मतलब है, बातें कहने से कुछ होती नहीं। तो बीडी जत्ती 1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, और जब तक अगला राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने नहीं गए, या जब तक अपने पद को स्वीकार नहीं किया या पद को धारण नहीं किया, तब तक बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने काम किया। तो अब ये तो तय हो गया है। और जिस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करता है, कोई भी उपराष्ट्रपति, तो उस समय उन्हें वेतन और भत्ते जो राष्ट्रपति को मिलेंगे वो वेतन और भत्ते मिलेंगे, ना कि वो वेतन और भत्ते मिलेंगे जो राज्यसभा के सभापति को मिलेंगे। तो हमारे मन में एक विचार आएगा कि जिस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे उपराष्ट्रपति, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? तो उस समय राज्यसभा का उपसभापति होगा, वो उसका खुद का ही सदस्य होता है और वो सभापतित्व करता है। अब साथियों अगली बात है अपना चुनाव। तो जिस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, उसके साथ ही विधानसभा के भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते,
संसद केंद्र और अपने जैसे केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और दूसरी ओर प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और इसके साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के भी। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। बाकी ये भी समानुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली है। याद रखना, राष्ट्रपति में मत मूल्य तय किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का कोई उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किसी भी एक कैंडिडेट का मत मूल्य तय नहीं किया जा सकता। जो मतलब अपना जो समानुपातिक मतदान प्रणाली, एकल संक्रमणीय और गुप्त मतदान प्रणाली है, उनके अनुसार जिससे सर्वाधिक या 50+1 वोट मिल जाते हैं, वही क्या बनते हैं, उपराष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। तो ये तो है इनका चुनाव। तो चुनाव में आपको याद रखना है कि इनमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों होते हैं। अगला है शपथ। तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। आर्टिकल 69 में, आर्टिकल 67 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, कितने वर्षों का कार्यकाल है, 5 वर्षों का। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का है, 5 वर्षों का। और इसके साथ ही आपको याद करना है, अगर समय रहते 5 वर्षों से पहले भी अगर मान लो किसी उपराष्ट्रपति का निधन हो गया है, तो क्या वो पद खाली रहेगा, ये 5 वर्ष होते नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी निश्चित समय के अनुसार वापस मत करवाए जाएंगे, और जो आगे बनने वाला उपराष्ट्रपति है वो अपना निश्चित कार्यकाल पूरा करेगा 5 वर्ष का। अब क्या ऐसा हुआ हिंदुस्तान में कभी, बिल्कुल एक बार हुआ। हिंदुस्तान में कृष्णकांत थे, वो उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए निधन हुआ उनका। तो ये भी हिंदुस्तान में ऐसा उदाहरण है कि कृष्णकांत उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया, इसलिए समय से पहले चुनाव करवाने पड़े। एक तो यही बात है। अब देखिए, इसके साथ ही अगर जब तक कोई उपराष्ट्रपति नया नहीं बन जाता, अगला उत्तराधिकारी नहीं चुना जाता, तब तक 5 साल से अगर इनका कार्यकाल ज्यादा भी होता है, तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। अमूमन यही है कि किसी भी व्यक्ति के 5 साल अपने कार्यकाल से पहले अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता। हाल ही में 16 उपराष्ट्रपति चुनाव और 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, जगदीप धनखड़ जो राजस्थान के हैं। तो ये भी थोड़ा-सा आपको क्या करना है, याद करना है। इससे पहले एम वेंकैया नायडू थे, एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल पूरा हो गया, और उनके बाद अभी सितंबर में ही हुआ था, अगस्त में ही उनका कार्यकाल पूरा हुआ, और उनके बाद अब वर्तमान में कौन है, अपने जगदीप धनखड़ है, जो भी राजस्थान से संबंध रखते हैं। तो लोकसभा के स्पीकर भी इसके साथ याद रख लेना, लोकसभा भी ओम बिरला, वो भी राजस्थान कोटा से, और अब की बार दोनों सदनों की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, वो दोनों राजस्थानी हैं। और आर्टिकल 71 में क्या लिखा है, 71 में ये लिखा है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कोई चुनाव है और उनमें कोई कोई बाधाएं आ गई या आरोप लगाया जाता है निष्पक्ष नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। इनके विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देगा, और जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है वो निर्णय मान्य होता है। तो इस प्रकार हमारे उपराष्ट्रपति का ये पद है। बाकी देश के पहले उपराष्ट्रपति वो बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे, जो 1952 में चुने गए, पहली बार निर्विरोध चुने गए, फिर 1957 में निर्विरोध चुने गए, फिर 1962 में वो राष्ट्रपति बनते हैं, और फिर दूसरे जो अपने राष्ट्रपति, जो अपने पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बनते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो देश के दूसरे उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। अब फिर चुनाव होता है, फिर आगे आगे ऐसा करके चलता रहता है। फिर बीडी जत्ती भी बनते हैं, उसी प्रकार कृष्णकांत भी बनते हैं, के नारायणन भी बनते हैं, शंकर दयाल शर्मा भी बनते हैं। इसी प्रकार वेंकैया नायडू है, हामिद अंसारी है, लगातार 2 बार रहे हैं। तो 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो लगातार 2-2 बार बने, एक डॉक्टर हामिद अंसारी और एक है अपना नाम है जिनका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके साथ ही एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, वो भी बने थे हमारे उपराष्ट्रपति, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह। तो ये भी है, इसके साथ ही निर्विरोध भी चुने गए। तो खैर, इस प्रकार ये सारा का सारा बात किसकी है, अपने उपराष्ट्रपति की। अब उपराष्ट्रपति के बाद अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की, कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का क्या पद है और क्या नहीं है। तो देखिए साथियों, प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री का नाम आते ही हमने पढ़ा था, या आप सबने पढ़ा होगा
कि आर्टिकल 74 और आर्टिकल 74 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 में लिखा है। फिर आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 में कहते हैं कि राष्ट्रपति उन मंत्रियों को शपथ दिलाएगा मंत्री पद की और उसके साथ ही उन मंत्रियों की नियुक्ति करेगा तथा किन मंत्रियों की नियुक्ति करेगा? जिनकी प्रधानमंत्री कहेगा उनकी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री। अब देखिए प्रधानमंत्री तो आर्टिकल 74 क्या लिखा है अनुच्छेद 74 में? राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री होगा जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये बात किसके संदर्भ में लिखी गई? कहाँ लिखी गई? आर्टिकल 74 में। फिर आर्टिकल 75 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अब देखिए भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किनके पास है? तो प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां हैं और इनको नियंत्रित करने के लिए इनको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है। अब देखिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहने का मतलब क्या है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहने का मतलब यही है कि पहला, अगर मान लो कि प्रधानमंत्री ने अपनी पद की शपथ ली है और इसके साथ अब प्रधानमंत्री किसकी शपथ लेगा? प्रधानमंत्री जो मंत्री शपथ लेंगे वो प्रधानमंत्री शपथ लेगा, बाकी अलग से प्रधानमंत्री की कोई शपथ नहीं है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा या राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति दिला सकता है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ऐसा कैसा उपराष्ट्रपति में भी पढ़ा कि जो अगर राष्ट्रपति दिलाएगा, अगर राष्ट्रपति नहीं दिलाता है तो राष्ट्रपति द्वारा जो भी व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा वो उपराष्ट्रपति को भी क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। इससे पहले थोड़ा प्रधानमंत्री का पद को क्या करना है हमें थोड़ा समझना है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री एक ऐसी कड़ी है जनता के बीच, माफ कीजिए, लोकसभा, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति इन सब के बीच की कड़ी है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जितने भी मंत्री है उनकी बातें भी देखता है, सुनता है, उनकी बातों के संदर्भ में भी विचार विमर्श करता है। राष्ट्रपति की बातों के संदर्भ में भी विचार विमर्श करता है। राष्ट्रपति की बात को भी मंत्रिपरिषद में रखता है या मंत्रिमंडल में रखता है और मंत्रिमंडल की बात भी अगर कोई बतानी है तो भी राष्ट्रपति को बताता है। तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है प्रधानमंत्री। इसीलिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय प्रधानमंत्री को एक संसद की धुरी कहा है कि एक ऐसी धुरी है जो इन दोनों के बीच रहकर क्या करती है? काम करती है। अब देखिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब इससे समझिएगा, अगर मान लो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के खिलाफ या किसी अन्य मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए लोकसभा से, अगर वो प्रस्ताव पास हो गया, इसका मतलब वो एक मंत्री नहीं हटेगा, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद वहां क्या होगी? भंग होगी। ठीक है। इसी के साथ ही अगर मान लो प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए क्या हो गई है? मृत्यु हो गई, तो भी पूरी मंत्रिपरिषद क्या होगी? बर्खास्त होगी। और इसी के साथ ही अगर मान लो कि किसी एक मंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उस समय पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त नहीं होगी, पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी, बल्कि वो एक मंत्री जो निधन हुआ है जिनका, वही भंग मतलब उसका पद क्या होगा? रिक्त होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता
मतलब अगर पारित होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या होती है, भंग होती है। इसीलिए लोकसभा को इनके प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है। इसके संदर्भ में हम विशेष चर्चा अपने अगले एपिसोड में करेंगे। इसके साथ ही और प्रधानमंत्री क्या-क्या करते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो उन व्यक्तियों का कार्य आवंटन करना है, कौन-कौन से मंत्री को कौन-कौन से क्षेत्र देने हैं, ये सब प्रधानमंत्री की सलाह से होगा। जो क्षेत्र ये कार्य क्षेत्र या कार्य आवंटन करेगा कौन, प्रधानमंत्री, और कार्य आवंटन के नियम कौन बनाएगा, ये राष्ट्रपति बनाएगा। तो किसी भी मंत्री को कार्य आवंटित करना है तो ये आवंटित कौन करेंगे, ये प्रधानमंत्री करेंगे। और कार्य आवंटन के नियम कौन बनाएगा, तो ये राष्ट्रपति बनाएगा। अब और भी प्रधानमंत्री की बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे कि और राष्ट्रपति के संदर्भ में भी बहुत सारी शक्तियां हैं। आर्टिकल 77 में लिखा है कि देश के जितने भी काम होंगे सब राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। इसके साथ ही समस्त कार्यपालिका शक्तियां भी राष्ट्रपति में निहित होगी, आर्टिकल 53 में लिखा है। इसके साथ ही आर्टिकल 78 में लिखा है कि राष्ट्रपति जिन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री से सलाह मांगेगा या जिनके बारे में पूछेगा, तो वो प्रधानमंत्री उनके बारे में राष्ट्रपति को अवगत करवाएगा। और अगर कोई किसी भी मंत्री का कोई भी किसी विषय पर बात करवानी है तो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कहकर किसी भी विषय पर बात करवा सकता है। राष्ट्रपति सूचनाएं मांग सकता है, प्रधानमंत्री को सूचनाएं देनी होगी। ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मना कर सकता है। अमूमन ये सारी की सारी बातें जो भी करेगा राष्ट्रपति वो मंत्रिपरिषद की सहायता से ही करेगा राष्ट्रपति। जैसा कि आर्टिकल 74 में लिखा है ना कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति को सलाह देगी वो मंत्रिपरिषद, वो काम कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। वही अब अगला है, क्या प्रधानमंत्री को भी यूं मतलब अलग से या निश्चित तरीके से या निर्वाचित किया जाता? नहीं साथियों, प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होते। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री उन्हें बनाया जाता है जो लोकसभा में बहुमत हो, जिसके पक्ष में लोकसभा में बहुमत हो। अगर मान लो कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है और उसे लोकसभा में बहुमत नहीं है, तो वो व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उसे राज्यसभा में भले ही बहुमत हो, कोई मतलब नहीं है। अब ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है और लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है। अगर मान लो दोनों सदनों का कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, तो भी उन्हें एक बार बनाया जा सकता है। लेकिन 6 महीनों के अंदर-अंदर किसी भी एक सदन से उन्हें क्या करना पड़ेगा, मतलब अपनी सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ये भी थोड़ी याद रखने योग्य चीज है। अब देखिए, तो क्या राज्यसभा से कोई प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल, राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बने। हिंदुस्तान में राज्यसभा से सबसे पहले प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी। फिर उनके बाद में आपने नाम सुना होगा कि एचडी देवगौड़ा बने हैं। उनके साथ ही इंद्र कुमार गुजराल बने हैं। इनके साथ ही अपने मनमोहन सिंह जी भी असम विधानसभा माफ कीजिए, असम राज्यसभा से राज्यसभा सीट असम से आए थे और देश के प्रधानमंत्री बनते 2004 और 2009 में अपने यूपीए के नेतृत्व, मतलब कांग्रेस का गठबंधन है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए, उनके तहत देश में कर। तो जिस समय अगर मान लो कोई प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा का नेता कहलाएगा। अगर लोकसभा का सदस्य है प्रधानमंत्री तो वो लोकसभा का नेता कहलाएगा। लेकिन उसे बहुमत या विश्वास मत हमेशा किसमें होना चाहिए, लोकसभा में। आपको पता होगा 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के पार्टी मतलब एनडीए गठबंधन को 251 सीटें मिली थी। उस समय वे पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ सके थे सरकार में। तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति के नारायणन ने उनको मात्र 10 दिन का मौका दिया था प्रधानमंत्री बनने के लिए। प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति कर दी, लेकिन मौका दिया 10 दिन के अंदर-अंदर विश्वास मत हासिल करने का। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जिस समय प्रधानमंत्री को दबाव में भी रहना पड़ता है। अगर मान लो कि देश की शुरुआती 1952 से लगाकर लगभग हम कह सकते हैं 1977 से 80 छोड़ दें तो 1989 तक कांग्रेस का राज रहा देश में। और उस समय कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री बने उन तब तक वे पूर्ण स्वतंत्र तरीके से बने, पूर्ण मतलब गठबंधन नहीं हुआ था, एकदम बहुमत के साथ आए थे। तो उस समय उनके निर्णय लेने की क्षमता वगैरह बड़ी मतलब मजबूती के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन धीरे-धीरे उसके बाद क्या हुआ, ज्यों ही गठबंधन की सरकारें आई, स्थानीय दल आए, मंत्रियों की संख्या में बढ़ावा दिया गया। प्रधानमंत्री को चारों ओर से मतलब प्रधानमंत्री स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहा था। बाकी वाले दलों या बाकी वाले मंत्रियों की भी बातें सुननी पड़ रही थी।
उनकी बातों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। अगर नजरअंदाज कर दिया जाता तो प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता। कहीं न कहीं यहाँ पर प्रधानमंत्री को गठबंधन की सरकारों में समस्याओं को देखने का सामना करना पड़ा। अब देखिए, तो इसलिए और एक मतलब अपने इन्हीं के संदर्भ में बेगम रज़ाज़ असूल नाम करके एक मतलब अपने जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, उन्होंने इनके संदर्भ में मंत्री और प्रधानमंत्री के संदर्भ में कहा है कि हमें प्रधानमंत्री को ऐसे प्रधानमंत्री के कहने पर मंत्रियों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि समानुपातिक एकल संक्रमणीय मतदान विधि के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति करें, जिससे कि सभी दलों में क्या प्राप्त हो कि सभी दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो तथा उचित और अपेक्षित व्यक्ति जिनसे अपेक्षा की जाती है या जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वही इन पद पर धारण करे। नहीं तो ये सभी के सभी प्रधानमंत्री के जो अपने अपने हैं या प्रधानमंत्री के जो ज्यादा नजदीकी है उनको ही प्रधानमंत्री हमेशा मंत्री बनाएगा। तो खैर ये भी बातें इनके संदर्भ में की जाती है। तो अब इसके साथ प्रधानमंत्री की बहुत सारी शक्तियां होती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री जितनी भी राज्यसभा अपने जो राज्यसभा है या जितने भी राज्यों की जो समितियां बनी हुई है उन समितियों का अध्यक्ष होता है। मतलब एक जो राज्य समिति है अपनी उनका अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और अगर कोई भी मंत्रियों का जो भी निर्णय है वो सारा का सारा निर्णय किसके अंतिम रूप से मतलब वो निर्णय किसके पास जाएगा, प्रधानमंत्री के स्वीकार करने पर ही कोई कोई विधेयक लाया जाएगा। अब देखिए इसके साथ ही मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, दूसरे राज्य मंत्री होते हैं और तीसरे उप मंत्री होते हैं। ये सारा का और वास्तव में प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन समय से पहले प्रधानमंत्री को हटाया भी जा सकता है। वो अगर लोकसभा भंग होती है तो भी हट सकता है, अविश्वास प्रस्ताव आता है तो भी हटाया जा सकता है। अब देखिए प्रधानमंत्री अगर कोई पूछ ले कि प्रधानमंत्री के लिए आयु निश्चित आयु हाँ, तो प्रधानमंत्री होता है वो मतलब कैबिनेट की या मंत्रिमंडल की या मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसके साथ ही और भी नीति आयोग का अध्यक्ष के तौर पर भी कार्य करता है प्रधानमंत्री। इसी प्रकार प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे कार्य होते हैं। ये अब हम इतनी देर पढ़ रहे थे अपने अस्थायी कार्यपालिका या राजनीतिक कार्यपालिका। अब राजनीतिक कार्यपालिका के बाद अगर हम किसी की बात करें तो वो बात ये हो सकती है कि हमारे देश में स्थायी कार्यपालिका भी है और स्थायी कार्यपालिका में कौन-कौन सम्मिलित है। इससे पहले हम मंत्रिपरिषद के संदर्भ में बात करें, एक संविधान संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन और कब हुआ? 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। 91वां संविधान संशोधन कब? 2003। किनकी सरकार थी? अटल बिहारी की। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उसमें कहा गया कि मंत्रियों की संख्या केवल लोकसभा और राज्यसभा की 15% से अधिक 15% से अधिक नहीं होगी। किनकी? राज्यसभा अधिक नहीं होगी। लोकसभा लोकसभा में लोकसभा के सदस्यों की 15% और राज्य विधानसभाओं में राज्य विधानसभाओं की 15% से अधिक नहीं होगी विधानसभा। तब ये थोड़ा लगाम भी लगा है। ठीक है। अब देखिए इसके साथ ही अब हम बात करते हैं स्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। हमारे देश में मतलब 3 प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं अभी भी चलती है और इसके साथ ही देश की जो स्थायी कानून व्यवस्था संभालना है, जो स्थायी कार्यपालिका है, उनमें भी 3 तरीके के लोग आते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, दूसरा केंद्रीय अधिकारी आते हैं और तीसरे प्रांतीय सेवाएं। मतलब प्रशासनिक सेवाएं अलग है, केंद्रीय सेवाएं अलग है और अपने प्रांतीय सेवाएं अलग-अलग है। तो कौन-कौन सी है प्रशासनिक सेवा, कौन सी है केंद्रीय सेवा और कौन सी है अपने प्रांतीय सेवाएं? तो प्रशासनिक सेवाएं और प्रशासनिक सेवाएं कितनी है साथियों? 3। ठीक है। अलग 3 भागों में अलग-अलग बात है कि पहले है प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक सेवाएं। ठीक है। एक अपनी केंद्रीय सेवाएं और एक है अपनी प्रांतीय सेवाएं।
अब देखिए, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो हिंदुस्तान में 3 प्रशासनिक सेवाएं, एक आईएएस है, एक आईएफ नहीं आईपीएस है और एक है आईएफएस। आईएएस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशनल सर्विस है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पहले आईसीएस के नाम से जानी जाती थी। आईपीएस का मतलब इंडियन पुलिस सर्विस है और आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 1963 में ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है, उसके तहत 1963 में एक नई प्रशासनिक सेवा का क्या किया गया, सर्जन किया गया। इनके बारे में हम विस्तृत से आगे पढ़ेंगे। अब इन परीक्षाओं का आयोजन कौन करवाता है, यूपीएससी। यूपीएससी का मतलब होता है संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक कमीशन सर्विस कमीशन, मतलब संघ लोक सेवा आयोग। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना होती है यूपीएससी की, संघ लोक सेवा आयोग। ये थोड़ा याद रख लेना कि मतलब प्रशासनिक सेवाओं का आयोजन कौन करवाता है, तो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। कितनी है प्रशासनिक सेवाएं, 3। केंद्रीय सेवाएं कितनी है, 24 सेवाएं हैं केंद्रीय सेवाएं। ये भी कौन करवाता है, ये भी संघ लोक सेवा आयोग करवाता है। ये भी जैसे आईआरएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, उन्हीं प्रकार आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस है, भारतीय विदेश सेवा है। तो भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, राजस्व सेवा, ये सारे के सारे कितने हैं अपने, कौन है, केंद्रीय सेवाएं। और ये केंद्रीय सेवाओं के भी परीक्षा वगैरह कौन करवाएगा, वो भी यूपीएससी करवाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी का मतलब संघ लोक सेवा आयोग है। और प्रांतीय स्तर, प्रत्येक प्रांत राज्यों में अलग अलग है। ये देखिए, ये यूपीएससी है, ये केंद्र में, पूरी केंद्र में भी करवाता है। इसके साथ ही यूटी है, जितनी भी यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों में भी इन प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं का आयोजन कौन करवाता है, यूपीएससी। प्रांतीय सेवाओं में, प्रांतीय सेवाओं में मान लो हम राजस्थान के हैं, तो राजस्थान में आरएस है, आरपीएस है, ठीक है। उसी प्रकार राजस्थान रेवेन्यू सर्विस वगैरह आरआरएस है। इसी प्रकार बहुत सारी सेवाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये कौन करवाएगा, ये करवाएगा स्टेट पीसीएस करवाएगा। तो इसके लिए अलग से राज्य लोक सेवा आयोग की गठना की, मतलब स्थापना की गई है। जैसे राजस्थान में आरपीएससी की गई है, उसी प्रकार हरियाणा में एचपीएससी की गई है, उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी की गई है। तो ये बहुत सारे, ये सारे के सारे क्या करते हैं, प्रांतीय सेवाओं का सर्जन का मतलब प्रांतीय सेवाओं की परीक्षाओं का क्या करवाते हैं, आयोजन।